जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है माने नंबर 13। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको हैरान करके रख देगा। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पे 5 कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ही तेज़ गाड़ी चलाते हुए एक बार की ओर जा रहे थे। इन पाँचों के नाम होते हैं निशोक जो कि गाड़ी चला रहा था और साइड में शंकर बैठा हुआ था जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट था और बैक सीट पे प्रीति, नैन्सी और कार्तिक बैठे हुए थे। निशोक गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था और तभी वो गाड़ी राम और अहिल्या नाम के एक कपल के सामने से गुजरती है जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। अहिल्या उस वक्त अपने भाई के साथ कॉल पर होती है और वो अपने भाई का कॉल काट देती है और उसके बाद वो उनका पीछा करती है जहाँ वो बार में पहुँचती है और वो निशोक और उसके दोस्तों को डांटने लगती है क्योंकि उन लोगों की वजह से आज उसकी जान जा सकती थी। निशोक उससे कहता है कि उसने जानबूझ के ये नहीं किया था लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं है तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। अहिल्या राम से कहती है कि वो इन्हें पीटे लेकिन राम बहुत ही डरा हुआ होता है जो कि उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन के अहिल्या को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है और राम उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। इन सबका ही मूड ख़राब हो जाता है और ये बार से निकलने लगते हैं लेकिन निशोक काफ़ी गुस्से में था जो कि फिर से गाड़ी तेज़ चलाने लगता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे अहिल्या आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये देखकर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी वो जिंदा है। निशोक अपने दोस्तों से कहता है कि क्यों ना वो इसे मार डालें ताकि ये पुलिस को ना बता सके कि ये एक्सीडेंट उन्होंने किया है। उसके दोस्त उसे मना करते हैं और उससे कहते हैं कि वो मर्डर नहीं कर सकते लेकिन निशोक अहिल्या के गर्दन पे अपना पैर रखता है और उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर राम आ जाता है जो कि अहिल्या के लिए कुछ लेने के लिए गया था लेकिन जब वो अहिल्या को मरा हुआ देखता है तो वो उन सब पे चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो निशोक और उसके साथ ही राम को दोषी ठहराते हैं और उससे कहते हैं कि इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला है और इस उनके वो बंदे राम को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर निशोक और उसके साथी अब एक IT कंपनी में काम करने लगे थे और निशोक काफ़ी हेल्पफुल बंदा था जो कि लोगों की हेल्प किया करता था। वहाँ पे उनका एक और दोस्त बन गया था जिसका नाम था अश्वंत और वो पांचों मिलके एक ही जगह पे रहा करते थे। एक दिन उनका मकान मालिक उन्हें बहुत ज़्यादा डांटता है क्योंकि कई महीनों से उन लोगों ने उसे रेंट नहीं दिया था और वो घर में साफ़ सफाई भी नहीं करते थे। ये सुनकर निशोक उससे कहता है कि वो उसका रेंट देकर यहाँ से बहुत जल्दी चले जाएंगे। निशोक अपने दोस्तों को बताता है कि दरअसल उसे एक घर मिला है जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और उसका नाम हाउस नंबर 13 है और वो घर उसे बहुत ही कम दाम पर मिल गया है तो क्यों ना वो वहाँ पर जाएं रहने के लिए। ये सुनकर कार्तिक उससे कहता है कि उसने उस घर के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि वो एक हॉन्टेड घर है और जो कोई भी वहाँ पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वो उनसे कहता है कि दरअसल उस घर में एक फैमिली रहा करती थी जहाँ पर एक ईविल बंदा था जो कि अपनी बेटी और बीवी के साथ रहता था और वो हर रात अपनी बीवी को बहुत ही मारा पीटा करता था और उसकी बेटी हमेशा अपनी माँ को पिटता हुआ ही देखती थी। एक दिन उसने कुछ ज़्यादा ही दारू पी ली थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसकी माँ को जान से ही मार डाला और अपनी माँ को मरता हुआ देखकर वो बेटी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और पूरी तरह पागल हो गई थी जिसने एक दिन अपने पिता को ही जान से मार डाला था और उसके बाद वो भूखी प्यासी कई दिनों तक वहाँ पर रही और उसकी भी मौत हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि अब उस छोटी लड़की की आत्मा उस घर में भटकती है। ये सुनकर निशोक उससे कहता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और उसे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भूत रहता होगा तो उन्हें वहाँ पर चलना चाहिए क्योंकि उससे अच्छी जगह उन्हें और कोई नहीं मिल सकती। ये सुन के वो उसे भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग वहाँ पर रहने ही जाएंगे क्योंकि उनके पास अब और कोई चारा नहीं था। अगले दिन वो पांचों उस घर के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे मालिक उनको उस घर की चाबी दे देता है और वो सभी अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो बंगला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो सभी अपने अपने रूम सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे रहने के लिए लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे रहना उनके लिए सबसे बड़ी भूल थी। अश्वंत जब बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कई सारी एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं और वहाँ पर उसे कुछ मूर्तियाँ भी मिलती हैं जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। रात को कार्तिक निशोक के पास आता है जहाँ वो उसे बताता है कि उसे इस घर में डर लग रहा है और नींद नहीं आ रही तो निशोक उससे कहता है क्यों ना वो पता करें कि यहाँ पे कोई भूत है या नहीं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये वो कैसे पता करेगा। तो वो उससे कहता है कि वो अपने साथ एक ओइजा बोर्ड लेकर आया है और वो उस ओइजा बोर्ड को बाहर निकालता है और उसके ऊपर एक सिक्का रखता है जहाँ निशोक कार्तिक को बताता है कि वो आत्मा को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करेंगे और अगर कोई आत्मा यहाँ पर होगी तो सिक्का अपने आप यस पे चला जाएगा। वो दोनों आत्मा को बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर आत्मा है तो वो उन्हें संकेत दे। लेकिन तभी अचानक उनके बेडरूम का दरवाज़ा खुल जाता है और उसके अंदर से एक बॉल बाहर आती है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है जो कि उन दोनों को डरा देती है और वो उनसे कहती है कि ये उसका प्लान था उन्हें डराने का।
ये सुन के निशोक और कार्तिक अपने अपने रूम में चले जाते हैं और हम देख पाते हैं कि ओइजा बोर्ड पे जो सिक्का रखा हुआ था वो अपने आप यस पे चला गया है, यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई आत्मा ज़रूर थी। रात को जब 12 बजते हैं तो अचानक से उन्हें एक कॉल आता है, जहाँ अश्वंत जब उस कॉल को उठाता है तो उस तरफ एक लड़की होती है जो कि उसे बताती है कि उसका नाम दिव्या है और उसे दिनेश से बात करनी है। अश्वंत उससे कहता है कि यहाँ पर कोई दिनेश नहीं रहता है, तो लड़की उससे कहती है कि वो हर रात उससे इसी नंबर पे बात करती है। लेकिन अश्वंत उससे कहता है कि आज ही वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो हो सकता है कि दिनेश यहाँ पे पहले रहता हो। अश्वंत उससे पूछता है कि आखिर अब उसका दिनेश कहाँ पर चला गया, तो वो उसे बताती है कि दरअसल दिनेश और उसकी 3 महीने पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से ही वो इसी फ़ोन से बात किया करते हैं। ये सुन के अश्वंत हैरान हो जाता है और तुरंत फ़ोन काट देता है। और वो जब कार्तिक को ये बात बताता है तो कार्तिक को उस पर विश्वास नहीं होता। तभी अश्वंत को नीचे से कुछ आवाज़ आती है और जब वो नीचे जाता है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो एक डंडा उठा लेता है और गेट के पास बढ़ने लगता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, जहाँ पर वो कॉल दिनेश का होता है, जो कि उसे बताता है कि दिव्या ने उसे हाँ कर दी है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक उसे सोफ़ा के पीछे एक हाथ नज़र आता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे कार्तिक की लाश मिलती है। ये देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता है और तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो चिल्लाया क्यों। लेकिन वो उन्हें वो बात नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो कहता है कि उसका मन किया तो वो चिल्ला दिया। अश्वंत को तभी वहाँ पर गड़बड़ लगने लगती है और जब वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो उसे पेड़ पे लटकी हुई कार्तिक की लाश मिलती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी वो कार्तिक को अपने कमरे में पाता है, जिसे एक कॉल आता है और जब वो कॉल को उठाता है तो वो कॉल दिव्या का था। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि अश्वंत बिल्कुल सच कह रहा था। इधर नैन्सी और प्रीति जब सो रही होती हैं तो अचानक से उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ आती है। जब वो बेड के नीचे देखती हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन तभी अचानक वो अपने पीछे एक छोटी लड़की की आत्मा को देख पाती हैं, जिसे देखकर वो डर जाती हैं और ज़ोर से चिल्लाती हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और निशोक उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। और वो जब उसे सारी बात बताती है तो निशोक उनके बेड के नीचे देखता है जहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये सुन के अश्वंत उनसे कहता है कि उसे भी यहाँ पर कुछ हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जहाँ पर उसने कार्तिक की लाश को देखा और अगले ही क्षण कार्तिक जिंदा था, वो भी उसके सामने। निशोक उनसे कहता है कि वो सभी बहकी बहकी बातें ना करें कि वो सब आज यहाँ पे पहले दिन आए हैं रहने के लिए, तो हो सकता है कि वो सब डर के कारण ये सब देख रहे हों। ये है कि निशोक वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर फिर से निशोक आता है, जो कि उनसे कहता है कि आखिर क्या बात हो गई। तो वो उसे बताते हैं कि अभी कुछ देर पहले तो वो यहीं पर था, लेकिन निशोक उससे कहता है कि वो तो यहाँ पर था ही नहीं, बल्कि वो अपने बेडरूम में था और उनकी आवाज़ सुन के वो यहाँ पर आया। अब वो सभी सोचने लगते हैं कि जो पहले निशोक था आखिर वो कौन था। तभी अचानक उन्हें दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है और निशोक ये देखकर डंडा अपने हाथ में रख लेता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। जब दरवाजे को खोलता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। वो टॉर्च जला के बाहर देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक क्रीपी डॉल मिलती है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि दरअसल हॉरर फिल्म्स में ऐसी ही डॉल्स दिखाई जाती हैं जो कर्स्ड होती हैं और इन डॉल्स को घर में नहीं लाना चाहिए। ये सुन के निशोक उस डॉल को बाहर फेंक देता है और उसके बाद वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी कोई फिर से उनके दरवाजे पे आता है, जो कि दरवाज़ा पीटने लगता है और इस बार निशोक जब दरवाज़ा खोलता है तो फिर से वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब वापस अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो जो डॉल उन्होंने बाहर फेंकी थी वो अब अंदर आ चुकी है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस घर में ज़रूर भूत रहता है। तभी कार्तिक एक चाकू लाता है और उस डॉल को चीर देता है, जिसके बाद अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और सभी देखते हैं कि उनके साथ अश्वंत था, जो कि अब गायब हो चुका है। वो सभी अश्वंत को ढूंढने लगते हैं और तभी अश्वंत चिल्लाता है और जब वो ऊपर वाले रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर अश्वंत की लाश मिलती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उनके साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उन्हें छत से आवाज़ आती है और जब वो छत पे जाते हैं तो उन्हें वो क्रीपी डॉल मिलती है, जो कि बिल्कुल सही सलामत थी और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो वापस नीचे आते हैं जहाँ पे अश्वंत की बॉडी गायब हो गई थी और खिड़की के सामने उसे अश्वंत की लाश लटकी हुई मिलती है। तभी कार्तिक अचानक से पोजेस्ड हो जाता है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और उसकी भी नीचे गिर के मौत हो जाती है। निशोक को देखकर काफ़ी डर जाता है और प्रीति के साथ भी यही होता है और फिर वो नैन्सी को देखता है, जो कि उस छोटी लड़की की तरह बिहेव करने लगती है। निशोक जब उसके पास जाता है तो वो उससे कहती है कि वो उसे जान से मार डालेगी, लेकिन तभी अचानक वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस पर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि दरअसल वो उसके साथ मजाक कर रहे थे। ये सब कुछ उनका प्रैंक था उसे डराने के लिए, क्योंकि वो हमेशा एंग्री मैन बना रहता है और कहता है कि उसे डर नहीं लगता। निशोक उनसे पूछता है कि आखिर वो साउंड इफेक्ट्स कहाँ से आए, तो वो उसे बताता है कि वो सारे साउंड इफेक्ट उनका दोस्त शंकर दे रहा था, जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट है और ये सभी उसका प्लान था। वो टेरिस पे उनका इंतज़ार कर रहा है, तो वो क्यों ना वहाँ पे चले उससे मिलने के लिए।
जब वो सभी टेरेस पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें शंकर की लाश मिलती है जिसको भाले से किसी ने मार डाला था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे सच में कोई कातिल है। उन्हें वहाँ पर एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हर आधे घंटे में उन लोगों में से किसी एक की जान वो लेने वाला है। उसके बाद वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं और लॉक कर लेते हैं ताकि घर के अंदर कोई ना आ सके। लेकिन कुछ देर बाद आधे घंटे पूरे हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ की लाइट चली जाती है जहाँ सबसे पहले नैन्सी शिकार बनती है और वो आत्मा उसे जान से मार डालती है। उसकी लाश के सामने वो चारों बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं, लेकिन तभी वो खिड़की से बाहर देखते हैं जहाँ पे एक चौकीदार आया होता है जिससे वो मदद मांगने की कोशिश करने लगते हैं और यशवंत अपनी उंगली बाहर निकाल के उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी उंगलियां कोई काट देता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तभी वहाँ पे फिर से लाइट चली जाती है और यशवंत को कोई किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और जब लाइट वापस आती है तो वो सभी यशवंत की लाश को वॉशिंग मशीन में देख पाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ वो तीनों ही बचे हुए थे, जहाँ पर वो सभी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कि उनसे कहती है कि उन तीनों में से कोई एक जिम्मेदार है इस घर में आने का और वो उसे पकड़ लें और उसे बंदी बना लें। कार्तिक और प्रीति निशोक को ही उसका जिम्मेदार मानते हैं, इसीलिए वो उसे पीट के बंदी बना लेते हैं। निशोक उनसे कहता है कि उसने उनका क्या बिगाड़ा है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उससे कहते हैं कि वही उन्हें यहाँ पर लाया है जिससे एक एक करके वो सभी मर रहे हैं। तभी अचानक वहाँ पे आके कोई प्रीति को जान से मार डालता है और ये देखकर कार्तिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई है जो कि उनके साथ गेम खेल रहा है। जब कार्तिक निशोक के पास जाता है उसे छुड़ाने के लिए तो उसकी कोई गर्दन काट देता है जिससे कार्तिक की मौत हो जाती है। निशोक ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन तभी उसके सामने वो कातिल आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि यशवंत था। यशवंत उसे बताता है कि कुछ साल पहले उन्होंने उसकी बहन को जान से मार डाला था और जब वो जेल में राम से मिलने गया था तो राम ने उसे सारी बात बताई थी। यहाँ पे उसने फैसला किया कि वो उन सबसे अहिल्या की मौत का बदला लेकर रहेगा, इसीलिए वो उन्हें यहाँ पर लाया एक एक करके जान से मारने के लिए। निशोक उससे कहता है कि ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। तभी वहाँ पर राम आ जाता है जो कि यशवंत के सर पे वार कर देता है और वो उससे कहता है कि उसने उसकी बात पर यकीन कैसे कर लिया। राम उसे बताता है कि दरअसल सच कुछ और ही है। उस रात को उसने उसकी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी और इन लोगों ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन उसने ही अहिल्या को जान से मार डाला था और इन लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और उसने उससे जेल में झूठ कहा था कि इन लोगों ने उसे मारा है, बल्कि उसने ही उसकी बहन का शोषण करके उसे जान से मार डाला था। ये सुन के यशवंत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन राम उसका सर कुचल देता है जिससे यशवंत की मौत हो जाती है। उसके बाद वो निशोक के पास जाता है उसे जान से मारने के लिए, जहाँ निशोक उससे लड़ने लगता है लेकिन वो निशोक का भी सर कुचल देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद राम अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो गाड़ी लेकर इस बंगले के बाहर आ जाए, लेकिन जब वो बंगले के बाहर निकलना चाहता है तो वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाता क्योंकि सच में वहाँ पर एक आत्मा होती है जो कि उसे जान से मार डालती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और आपको इसका ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।